हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के कक्षा में हम लोग देखेंगे पर्यावरण और हम जो कक्षा 5 का सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये किताब के बीच से मैं पूरा निचोड़ लिया हूँ जो सीटेट पेपर 1 और 2 साइंस में भी काम आ जाएगा, टेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस, सक्षमता परीक्षा स्पेशल, यानी सभी परीक्षाओं के लिए कक्षा 5 का ये संपूर्ण चैप्टर का 50 से अधिक एमसीक्यू लिया गया है जो कि महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करें अपने कक्षा को और पूरे अंत तक वीडियो देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे जो किताबों में नहीं मिलेंगे, उसे आप देखिए और याद कर जाइए। आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएं तो 4 डालिए। पहला प्रश्न है, नाथुल्ला दर्रा स्थित है। तो पटना से नाथुल्ला की यात्रा कक्षा 5 का जो पर्यावरण का चैप्टर है उससे ये प्रश्न है। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न 2 बार रिपीट किया है। अगला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी है। इम्फाल बताइए मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी क्या है? इम्फाल। और ईटानगर बताइए आप कहाँ की राजधानी है? कमेंट में आप जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी है। वो 1 नंबर प्रश्न का कमेंट हो गया। ये 2 नंबर प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। आप लोग सभी बिहार से निवास करते हैं, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है दिसपुर, पटना, नालंदा या इम्फाल। तो इम्फाल तो काट दीजिए, दिसपुर काट दीजिए, बच गया 2। अब आपको कमेंट में जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में सागर माता के नाम से, सागर माता के नाम से, माथा शायद होता है, के नाम से जाना जाता है। 4848। और ये वलित पर्वत है। हिमालय जो है, हिमालय ये वलित पर्वत है, नवीन पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न नंबर आपके कमेंट के लिए ये 3 नंबर प्रश्न हुआ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 7888 मीटर, 4848 मीटर, 6748 मीटर या 98। यहाँ देखिए 8800 होना चाहिए, 8848। इसको 4 नंबर ऑप्शन को बना लीजिएगा, नहीं तो कोई भी आंसर नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, टाइगर हिल कहाँ स्थित है? टाइगर हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका दार्जिलिंग, बिहार, सिक्किम या असम। तो कमेंट में ये रहेगा 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। कमेंट में जवाब दीजिए, टाइगर हिल कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग, बिहार, सिक्किम या तिब्बत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर कब गए थे? तो ये गए थे 1953 में। कब गए थे? 1953 में गए थे। अगला प्रश्न है, देखिए कम समय में मैं ये सारे प्रश्न आपको करा दूंगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करें और पूछे गए प्रश्न का जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट करें।
या कमेंट करें आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। मैं इस चैनल पे बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ्स, रीजनिंग सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता हूँ। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सीटेट स्पेशल तो देखिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए कि किस किस टॉपिक पे ये वीडियो सर डालते हैं। चलिए, ये प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी किस देश के हैं? तो अभी आपने देखा है यहाँ पे कि यहाँ एडमंड हिलेरी की बात कही गई है। तो एडमंड हिलेरी जो हैं ये हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम की मुख्य नदी है गंगा, तीस्ता, यमुना, गोदावरी। तो सही जवाब हो जाएगा तीस्ता। सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? तो तीस्ता है। नेक्स्ट है, बीज एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे, एक पेड़ पे दूसरा पेड़ निकल जाता है, या पुराने घरों पे ईंटों पे पेड़ निकल जाता है, ये आखिर कैसे होता है? या फिर एक ही प्रकार के बीज पानी के द्वारा बहा करके दूसरे जगह चले जाते हैं। चिड़िया जो होती हैं अपने पंजों में लेके चली जाती हैं, दूसरे जगह रख देती हैं। कीटों के द्वारा फैलाव हो जाता है। तो चटक कर, ये भी सही है, हवा के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा। तो बीज एक जगह से दूसरा जगह चले जाते हैं उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सजीव है। ऑप्शन है आपका घर, बीज, सड़क, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीज। बीज जो है सजीव होते हैं। क्यों? तो मैं आपका इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए ये कोई पोट है, इसमें आपने बीज रखा है, कोई बैग है आपका, थैला, बीज रखा है। जब इसमें आप हाथ डालते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है। ऐसा क्यों? बीजों के श्वसन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली होती है, तो उसी के कारण ये गर्माहट महसूस होती है। इसलिए बीज क्या है? सजीव है। सजीव नहीं होते तो फिर वो ग्रो करते नहीं करते। चलिए अगला प्रश्न, गोल घर स्थित है। तो अन्नागार पहले हुआ करता था, या इसमें अन्न रखा जाता था। जो गोल घर स्थित है पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है गोल घर। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने कराई थी? तो देखिए, दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के शासकों ने कराई थी। कुमार गुप्त ने कराया था। तो गुप्त वंश हो जाएगा इसका सही जवाब। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। यहाँ एक प्रश्न मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन तो कहिएगा समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को क्या कहा जाता था? यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी कुमार गुप्त के द्वारा, और इसे ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में। देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और जैसे आजकल टेस्ट लेकर के बड़े बड़े विद्यालयों में एडमिशन लिया जाता है, नामांकन प्रक्रिया होती है, वैसे ही पहले 5वीं शताब्दी में से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये विद्यालय प्रचलन में थे, और इसमें नामांकन मेरिट के आधार पे होता था, यानी जांच के आधार पे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में, ध्वस्त 12वीं शताब्दी में। ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी, बोका खिलजी। और बोका मतलब पढ़ता नहीं था, फाड़ फूड़ दिया, जला दिया पुस्तकालय को। उसमें बहुत सारे रहस्य थे, बहुत सारे चीज़ें जानने को मिलती। देखिए, इतिहास काल्पनिक भी बनाया गया है। सभी इतिहास सच ही है ये नहीं कहा जा सकता है। किसी बुक में पढ़िएगा तो कुछ
किसी बुक में पढ़िएगा तो कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है, लेकिन सत्यता के आधार पे कुछ मान लिया गया है और कुछ सत्य है भी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को कहा जाता था धर्मगंज। क्या कहा जाता था? धर्मगंज। और ये 3 मुख्य द्वार थे जिनका नाम दिया गया, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नदि। तो पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। चलिए आगे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बोधगया, राजगीर, पटना साहिब या भागलपुर? तो ये आंसर हो जाएगा पटना साहिब में। नेक्स्ट प्रश्न, खरीफ फसल की खेती किस मौसम में होती है? खरीफ मतलब धान। तो देखिए ऐसे गर्मी और वर्षा दोनों हो सकता है, लेकिन वर्षा ऋतु में खरीफ फसल की खेती, तो यहाँ दोनों होना चाहिए। गर्मी का ही मौसम रहता है तब वर्षा ऋतु होती है, यानी मानसून आती है जिससे खरीफ फसल की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल है आलू, सरसों, मटर, उपर्युक्त सभी। तो रबी की फसल पकड़ने के लिए आप शीत ऋतु में आ जाइए। कौन कौन सी फसल आपके आसपास बोई जा रही है? तो अभी आप देख रहे होंगे आलू की खेती शुरू हो चुकी है, सरसों की खेती शुरू हो चुकी है, गेहूं भी और मटर भी। तो गेहूं इसमें नहीं है, आलू, सरसों, मटर तीनों। उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका जवाब। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सिंचाई का साधन है नदी, तालाब, नलकूप, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नदी भी सिंचाई का साधन है, तालाब भी सिंचाई का साधन है, नलकूप भी सिंचाई का साधन है। चलिए आगे देखते हैं। नक्शा बनाने के लिए किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, हमें नक्शा बनाने के लिए दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए, संकेत की भी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों की, दिशा और संकेतों की। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बिहार लिख लीजिए। ऊपर उत्तर होता है, दाहिने तरफ पूरब होता है, नीचे दक्षिण और बाएं तरफ पश्चिम। तो उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और नीचे दक्षिण में झारखंड है। क्या है? झारखंड है। ओके। तो बिहार का झारखंड से 8 जिला, नेपाल से 7 जिला, यूपी से 7 जिला और पश्चिम बंगाल से 3 जिला बाउंड्री साझा करता है, सीमा रेखा। तो प्रश्न आपका है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो जवाब हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस जिले में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया ज़िले में हुई थी। और बता दूं यहाँ पे मैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस ज़िले में हुई? तो गया। और सबसे गर्म ज़िला गया और सबसे ठंडा ज़िला भी गया। अगला प्रश्न, फसल में पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फसल में पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। बाकी चीज़ें भी जान लेते हैं, बाकी चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। निराई, फसल से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है। और भूसों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कही जाती है। और पानी डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एरिगेशन यानी सिंचाई। अगला प्रश्न, फसलों से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। 4 नंबर प्रश्न का जवाब मान करके, ये 5 नंबर मान करके
आप कमेंट में जवाब देंगे कि फसलों से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपका उत्तर निकल के क्या आता है, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। निम्नलिखित में लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता। देखिए, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, उसको सुरक्षित रखना। तो मुरब्बा तो बहुत समय तक संरक्षित रहता है, आंसर होगा नहीं। अचार भी तेल डाल करके नमी हटा दिया जाता है तो अचार भी संरक्षित हो जाता है, हम लोग अधिक दिन तक प्रयोग करते हैं। नमकीन भी, और सब्जी, तो ये सब्जी कुछ ही दिनों तक संरक्षित रह सकता है फ्रिज में रखकर, अधिक दिनों तक नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सब्जी। यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में आया कि ये जो नमकीन का पैकेट आप देखते हैं वो फूला हुआ रहता है, फूला रहता है, कौन सी गैस उसमें भरी होती है, कौन सी गैस के कारण? आपको कमेंट में जवाब देना होगा। अगला प्रश्न है, भोजन को संरक्षित करने के लिए रखा जाता है डब्बे में, बोतल में, स्टील में, फ्रिज में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रिज में। फ्रिज हो गया इसका सही जवाब। और फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर, इससे एक विषैला CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है। और ओजोन परत जब नष्ट होगा तो हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हमारे स्क्रीन पर जब आएगी, स्किन पे, त्वचा पे, तो हमें त्वचा कैंसर हो सकता है। तो इसका उपयोग कम से कम, यानी इसमें जो गैस का उपयोग किया जाता है उसको मिनिमाइज किया गया है, ताकि ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है वो संरक्षित रहे। अगला प्रश्न है, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? बासी, बासी आप खाते हैं नहीं, ताज़ा, तो हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए। अगला प्रश्न, देखिए सक्षमता 3 के लिए जितने भी हमारे शिक्षक अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीटेट के लिए, तो सभी अवश्य जुड़े इस चैनल से और एक दूसरे को शेयर करें। मैं गारंटेड बोलता हूँ कि रिज़ल्ट होना ही होना है। आप अच्छे से चीज़ों को देखिए, जो पूछा जाता है मैं वही कॉन्सेप्ट लाता हूँ, ना कि मुझे फिजूल की चीज़ें 500 1000 नहीं कराने आती है। 20 प्रश्न कराऊंगा, 8 से 10 प्रश्न उस सेट से लड़ जाना है। 50 प्रश्न कराऊंगा, 20 प्रश्न लड़ने की गारंटी मेरी रहती है, लड़ेगा ही लड़ेगा, जाएगा कहाँ। ना कि मैं 1000 प्रश्न कराऊंगा और 3 प्रश्न लड़ने की गारंटी दूंगा ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नहीं विश्वास है तो सक्षमता 2 में जितने शिक्षक साथी परीक्षा दिए हैं, प्रधान शिक्षक में परीक्षा दिए हैं, मेरे पुराने चैनल स्टडी GK स्टडीज़ पे आप जा कर के विजिट कर सकते हैं। और ये नया चैनल बनाया हूँ, उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये नया चैनल है मेरा स्टडी विथ राहुल 247। आप कमेंट जाकर देख सकते हैं दोनों चैनल पे। किस मौसम में भोजन जल्द खराब हो जाता है? तो गर्मियों के मौसम में भोजन जल्द खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया कैसी बीमारी है? तो जो मलेरिया है ये संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है? संक्रामक। और ये मच्छर के काटने से होता है। कौन सी मच्छर? मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। और मादा एडीज के काटने से डेंगू होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का कारण है? तो मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ है मलेरिया का कारण। पोलियो का कारण है विषाणु। पोलियो का क्या कारण है? विषाणु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, तो ये तो पास्चुराइजेशन। रेबीज की टीके की खोज, लिवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज, रोनाल्ड रॉस, तो रोनाल्ड रॉस साहब ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। अनुवांशिक, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर,
जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज दांत के मसूड़ों में, लिवेनहॉक। और मलेरिया परजीवी की खोज, तो इसका आंसर तो आप देख ही रहे हैं, मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकता की खोज मटर के पौधों पर, आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने। सभी के सभी महत्वपूर्ण ऑप्शन था ये। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? 6 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मादा एनाफिलीज, मादा एडिस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मलेरिया का एकमात्र इलाज था, तो ये था कुनैन की पत्तियाँ। शिनकोना की छाल से या कुनैन, वहीं कुनैन की पत्तियों से, पत्तियाँ ही इसका मात्र एक इलाज था। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। वैशाली ज़िले के पूर्व में कौन सा ज़िला स्थित है? तो आइए मैं मैप के माध्यम से ही बता देता हूँ लिख करके। ये मान लीजिए आपका वैशाली हो गया। क्या हो गया? वैशाली हो गया। अभी मैं फ़िलहाल में वैशाली में ही कार्यरत हूँ। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब और इधर पश्चिम। पश्चिम में आ जाइए सारण है, उत्तर में आ जाइए मुजफ्फरपुर है, फरपुर है। और बोला है कि पूर्व ज़िले में, तो सारण काट दीजिए, मुजफ्फरपुर काट दीजिए। पटना जो है दक्षिण में है, पटना किधर है? दक्षिण में है, तो ये भी काट दीजिए। अब बच गया समस्तीपुर। तो समस्तीपुर जो है ये वैशाली के पूर्व में स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वैशाली के उत्तर में कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पश्चिम में सारण यानी छपरा और पूर्व में तो समस्तीपुर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बिहार का सबसे बड़ा जिला है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल में। और बात कर लूँ जनसंख्या में, जनसंख्या तो पटना हो जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो पटना का ही है। और सबसे छोटा जिला की बात कर ली जाए तो ये शिवहर हो जाता है। क्या हो जाता है? शिवहर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जहानाबाद के दक्षिण में कौन सा जिला है? कक्षा 5 का ये प्रश्न है। सब तो 5 पर्यावरण कक्षा 5 का ही लिया हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न मैं अलग से भी इसमें अटैच कर दिया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। सक्षमता 1 और 2 में, सीटेट में भी पूछा जाता है, अन्य एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो जहानाबाद के दक्षिण में गया जिला स्थित है। कौन जिला? गया। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला केला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है वैशाली जिला का हाजीपुर। हाजीपुर किस जिले में है? तो वैशाली जिला में है, तो ये वैशाली आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। कमेंट के लिए 7 नंबर। बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सारण, पटना, वैशाली या मुजफ्फरपुर। चलिए आगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, विश्नोई किस राज्य की जनजाति है? असम, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो ये अमृता देवी बिश्नोई की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, कक्षा 10 में भी है और जूनियर क्लासेस में भी है। ये सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान के बिश्नोई, जिसका अर्थ होता है 29,
अर्थ क्या होता है 29। विश्नोई का अर्थ क्या होता है तो कहिएगा 29 नहीं 19 या 29, कन्फ्यूज़न है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि 19 या 29। हम 19 पे ही हम जाएंगे, आप भी देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बात कर लूँ आगे 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस ओके। 22 मार्च बिहार दिवस और विश्व जल दिवस दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है 7 नंबर मानकर प्रश्न का जवाब कमेंट में आप लोग देंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी रोनाल्ड रॉस, डार्विन, लुई ब्रेल। तो आ जाइए लुई ब्रेल पे। ये 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। ब्रेल लिपि कितनी बिंदुओं पर आधारित होता है तो 8 नंबर प्रश्न मान करके आप कमेंट कीजिएगा कि ब्रेल लिपि कितनी बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, नमकीन पानी होता है नदी का यानी खारा पानी जिसे आप बोलते हैं, वर्षा का, समुद्र का, नलकूप का। तो उत्तर निकल के आ जाएगा समुद्र का। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है तो 71% सतह पर क्या है पानी है। अगला प्रश्न, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं तो इसे सूर्य ऊर्जा सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो ये क्या है सौर ऊर्जा यानी सूर्य है। बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पेड़ लगाए जाते हैं। देखिए ये कक्षा 5 में चर्चा की गई है भागलपुर की धरहरा गांव की, जहां पे आज के ज़माने में एक ऐसा गांव जो आज भी कुरीतियां यानी लोगों के घर लड़कियां जन्म लेती हैं, तो आप कुरीतियों के मतलब जानते हैं क्या किया जाता है। लेकिन बिहार का ही एक ऐसा गांव धरहरा, कौन गांव धरहरा भागलपुर का, जो पर्यावरण संरक्षण को दिखाने के लिए लड़कियों के जन्म होने पर वे लोग 10 पेड़ लगाते हैं और खूब खुशी मनाते हैं। तो ऐसी परंपराएं होनी चाहिए। काफ़ी तारीफ हुई है इस परंपरा की, और ऐसी परंपरा केवल बिहार के भागलपुर के धरहरा में ही नहीं पूरे विश्व में होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धरहरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन के लिए उपयोगी है ऑक्सीजन, डीजल, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के सामान बनाने वाले को कहा जाता है तो लकड़ी के सामान बनाने वाले को कहा जाता है बढ़ई, और लोहार कहा जाता है लोहा के सामान बनाने वाले को, पढ़ाने वाले को शिक्षक, और आभूषण बनाने वाले को यानी सोना चांदी के ज्वेलरी बनाने वाले को सोनार कहा जाता है। गहना बनाने जिसको आप गहना कहते हैं देहात की भाषा में। कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है तो कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है सामुदायिक भवन। फोटो खींचने वाले को कहा जाता है तो इसे फोटोग्राफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फोटोग्राफर। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट पाना चाहते हैं, बेसिक गणित सीखना चाहते हैं, रीजनिंग सीखना चाहते हैं, एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक्ड करना चाहते हैं, तो अभी आप सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247 को और बेल आइकन दबा लें।
आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।